हाँ, तो सबसे पहले डॉलर का रेट पूछा, बच्चों ने सही बताया 74.93। वेरी गुड, सही। अब बताओ निफ्टी के पॉइंट्स, निफ्टी के पॉइंट्स कितने? अनुराग ने बताया, कृष ने बता दिया, नितिश ने बता दिया, अंकिता ने बता दिया। हाँ बच्चे अब देख रहे होंगे, अब देख रहे होंगे मेरे पूछने के बाद। शिवराम ने भी बता दिया। ठीक है, राउंड फिगर लिख लेते हैं। राउंड फिगर 11,075, राउंड फिगर अप्रोक्सीमेटली। तो ये बताओ सच सच कि इसको डेली देखते भी हो, मेरे कहने पर डेली देख भी रहे हो, या मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बस अभी देखा? बताओ एक बार। कृष कह रहा है यस सर, बेवकूफ बना रहे हैं आपको, अभी देखा। ठीक है अनुराग, डेली। चलो वेरी गुड। ओके, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, करनी भी नहीं चाहिए। तो बच्चों आज हमें करना है अपने टारगेट के हिसाब से अकाउंट्स का यूनिट 1 का चैप्टर 2 डिस्कस करना है। हालांकि हमने अपने पुराने सेशन में क्वेश्चंस कर लिए थे, मैंने आपको साथ साथ करवाए थे, तब मैं आपके साथ था, मैं करवा रहा था। लेकिन आज जो है, आज आपकी थोड़ी सी ड्रिलिंग होगी, आज आपकी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट होगी, आपका देखा जाएगा कि आपने अब कितना सीखा है, कितना आपको आता है। तो आज आप फटाफट अपने अपने रजिस्टर निकाल लो, ठीक है? रजिस्टर निकाल के मुझे थम्स अप भेज दो। रजिस्टर निकाल लिया तो एक थम्स अप भेजो मुझे। रजिस्टर बिल्कुल तैयार रखना है। ठीक है, निकाल लिया। ओके, रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी आज। अब उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक उसके अंदर नंबरिंग कर लो बच्चों। ठीक है, नंबरिंग करके थम्स अप भेजना कि नंबरिंग कर ली। यस सर, नंबरिंग कर ली। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, अभी नंबरिंग करवा ली। अब थोड़ी देर के बाद एक क्वेश्चन होगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स का। तो आप पहले अपने रजिस्टर में सारे फिल इन द ब्लैंक्स लिखोगे, अपने आंसर्स लिखोगे। ठीक है, सारे फिल इन द ब्लैंक्स के अपने आंसर्स लिखोगे। फिर जब सारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर लिख लोगे 1 से लेके 9 तक, तो एक सिंगल कमेंट में, ध्यान रखना सिंगल कमेंट में आपको अपने आंसर भेजने हैं। ठीक है, सिंगल कमेंट में, यानी कि ऐसा नहीं भेजना कि 1 ये फिर अगला कमेंट 2 ये, नहीं, पूरा एक कमेंट तैयार करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी एक सिंगल कमेंट के अंदर अपना 1 से लेके 9 तक का आंसर तैयार करना है और फिर मुझे भेजना है। ठीक है, जब हम करेंगे ये एक्सरसाइज तब, अभी नहीं। मेरी बात समझ आ गई? तो एक बार अगर मेरी बात समझ गए तो मुझे थम्स अप भेज के ये प्रमाण दो कि मेरी बात समझ आ गई। ओके 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 ओके। तो थोड़ी देर के बाद
आपको एक आंसर लिखना है। जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तब एक आंसर करेंगे, उसमें अपने आंसर्स भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक, कमेंट बनाना है और एक सिंगल कमेंट में, ठीक है ना, मतलब एक ही कमेंट भेजना जिसमें 1 से लेके 9 तक के आंसर्स करने हैं अपने, और फिर मुझे भेजना। फिर देखेंगे कि किस बच्चे का आंसर है सही। हाँ, थोड़ी देर बाद, पहले आपसे वार्तालाप करूंगा मैं, थोड़ी देर के बाद इस पर आऊंगा, तो थोड़ी देर के बाद करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो आज की हम पढ़ाई शुरू करेंगे, आज की एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मैंने बोर्ड पर रैंडमली कुछ टर्म्स लिख रखी हैं। अब आप ये बताओगे देखकर एक एक टर्म, ठीक है जी, आपको एक एक टर्म देखनी है और ये बताओगे कि क्या आपको ये सारी टर्म्स के बारे में ज्ञान है, आपने इनके लेक्चर कंप्लीट कर लिए, लेक्चर कंप्लीट कर लिए, सारे नोट्स बना लिए। एक बार पहले मुझे ये बताओगे, और इनमें से अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो मुझे वो भी बता सकते हो। तो पहले ये बता दो कि क्या आपका कंप्लीट है, क्या आपको सारा क्लियर है, ये सारी बातें जो यहां लिखी हैं ये सब आपको क्लियर हैं, या इनमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं आता। मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी बातों का। जिसको ये सारी टर्म्स क्लियर हैं वो थम्स अप भेज दो क्लियर लिख के। जिसको कोई भी पॉइंट में डाउट है तो मुझे भेजते रहो, मैं मार्क करता रहूंगा। इसका नाम भेज दो, जो भी आपको इनमें से पॉइंट नहीं आता उसका मुझे नाम भेज दो, ठीक है, मैं मार्क करता रहता हूं। मैं सितारा लगा रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है प्रूडेंस, नाम भेज दो मुझे, नाम लिख के, अगर आपको कोई पॉइंट नहीं पता तो। एक बच्चा कह रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एक बच्चा कह रहा है पीरियोडिसिटी, हाँ रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया। एक बच्चा कह रहा है फुल डिस्क्लोजर, कहाँ है फुल डिस्क्लोजर, ये रहा। एक बच्ची कह रही है बिजनेस एंटिटी, कहाँ है बिजनेस एंटिटी, ये रहा। हाँ, फुल डिस्क्लोजर मैंने लगा लिया, स्टार लगा लिया। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर भी मैंने स्टार लगा लिया, बिजनेस एंटिटी पे भी लगा लिया, पीरियोडिसिटी पर भी लगा लिया। एक बच्ची कह रही है मैचिंग, मैचिंग पर भी लगा लिया। ठीक है, लगा लिए स्टार मैंने। सर एक बार सभी पे लगा दो, सब पर ही लगा दूं क्या आपको? अच्छा, बच्ची नहीं बच्चा, ओ तो बच्चे ने कहा था, बच्ची ने नहीं कहा था। तो एक बच्चे ने फिर कहा मेटीरियलिटी, ओके लगा लिया, स्टार लगा लिया। चलो ठीक है, तो एक एक करके रब करता रहूंगा सारे स्टार्स और फिर ऊपर से डिस्कस करता हूं सर, ठीक है, ऊपर से डिस्कस करते हैं। तो अब बच्चों मैं 15 मिनट, अराउंड 15 मिनट्स मैं ये समझाऊंगा, ठीक है। तो इन बिटवीन आप अगर कुछ भेजोगे डाउट तो शायद मैं देख नहीं पाऊंगा, तो पहले मैं पूरा समझा देता हूं एक बार, देन आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन अगर आपके मन में फिर भी कुछ बात रह जाएगी तो मुझे बता देना, फिर मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं 1 बाय 1 ये आपको समझा देता हूं, एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है जी। तो पहले ये करवा देता हूं।
तो मैं ऊपर से शुरू कर लेता हूं। पहले मैं प्रूडेंस और मेटीरियलिटी बता देता हूं। प्रूडेंस का मतलब होता है बच्चों कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये बोलता है, या प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो हम उस प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे, यानी कि उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। तो जैसे हम क्या सोचते हैं, अगर मान लो हमें रात को एक सपना आया कि हमारे साथ परसों कुछ बुरा होने वाला है, हमारा कुछ नुकसान होने वाला है, तो हम उसे कंसिडर करते हैं, हम उस चीज को अपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि परसों हमारा कोई फायदा होने वाला है, हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो हम ऐसे एक्सपेक्टेशन को इग्नोर करते हैं। तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन मतलब होता है अनुमान, अंदाजा, एक्सपेक्टेशन। तो अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में नुकसान होगा तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में फायदा होगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। और दूसरा था मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी का मतलब ये होता है कि हमें बिजनेस के अंदर सिर्फ रेलिवेंट आइटम्स ही रिकॉर्ड करने चाहिए। हमें बिजनेस के अंदर सिर्फ रेलिवेंट आइटम्स ही रिकॉर्ड करने चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं मुकेश अंबानी साहब। अब मुकेश अंबानी साहब के 10 रुपए का नोट खो गया, मान लो मुकेश अंबानी साहब का 10 रुपए का नोट खो गया, तो उन्हें परवाह नहीं है। उनके लिए 10 रुपए का नोट हो सकता है कि रेलिवेंट नहीं हो। रेलिवेंट का मतलब होता है जरूरी, इंपॉर्टेंट आइटम्स, जरूरी आइटम्स। तो मुकेश अंबानी साहब के लिए 10 रुपए जरूरी नहीं है, तो वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्या वो अपने बुक्स में, बिजनेस में ये रिकॉर्ड करेंगे कि मेरा 10 रुपए खो गया, क्योंकि उनके लिए ये रेलिवेंट नहीं है, तो वो ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो मेटीरियलिटी का मतलब होता है कि सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट आइटम या रेलिवेंट आइटम को रिकॉर्ड करना चाहिए, इसे बोलते हैं मेटीरियलिटी। तो ये है कंजर्वेटिज्म और वो है मेटीरियलिटी। तो एक बार ये दोनों समझ आ गए तो अब इन दोनों के लिए थम्स अप भेज दो, इन दोनों के लिए। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, सही है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये अब बच्चे समझ गए। फिर उसके बाद है मैचिंग। मैचिंग, ठीक है। अब मैं मैचिंग समझा देता हूं कि मैचिंग क्या होता है। मैचिंग का मतलब ये होता है कि बच्चों हमारा ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है हमारा। हम अपने बिजनेस के अंदर कुछ खर्चे करते हैं, खर्चे मतलब कि कुछ एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे मान लो हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम सपोज फैन बनाते हैं, पंखे बनाते हैं, ये हमारा बिजनेस है। तो अब हम पंखे बनाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करेंगे। हो सकता है हम अपनी कंपनी के लिए
महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर रखें, हम उसको पैसे देंगे, हम कुछ और खर्चे करेंगे, हम अपनी फैक्ट्री का रेंट देंगे, हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे, है ना। तो हम अपने बिजनेस में बहुत सारे खर्चे करते हैं। अब उन खर्चों की वजह से हमारा पंखा बाजार में बिकना शुरू हो जाता है, लोग हमारी कंपनी के पंखे खरीदने शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो पंखे खरीदते हैं हमारी कंपनी के, और हमारी कंपनी को इनकम या रेवेन्यू होना शुरू हो जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल बिजनेस होता है। अब मैचिंग का क्या मतलब है? व्हाट इज मैचिंग? मैचिंग का मतलब ये है कि मान लो ये 1 साल है, ये हमारा पूरा 1 साल मैंने बना दिया, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और करते 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 31 मार्च को खत्म होता है। तो हम 1 साल में जितने भी एक्सपेंस करते हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं और उसी 1 साल के हिसाब से हम अपने एक्सपेंसेस को मैच करते हैं उस 1 साल के रेवेन्यू से। तो हम इस 1 साल का रेवेन्यू भी लिखते हैं। तो मतलब यह है कहने का कि अगर हम 1 साल की रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम उस 1 साल के एक्सपेंसेस भी लिखेंगे और उसी 1 साल के रेवेन्यू भी लिखेंगे। तो हम मैचिंग करते हैं, दिस इज नोन एज मैचिंग। तो मैचिंग का मतलब यह होता है कि हम रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि इस साल रेवेन्यू लिख लिया और एक्सपेंसेस पता चला हम एक्सपेंसेस अगले साल लिख रहे हैं, मान लो अगले साल लिख रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर हमने इस साल रेवेन्यू करा है जनरेट, तो हम इस साल भी एक्सपेंसेस भी लिखेंगे, यानी मैचिंग हो जाए। तो एक्सपेंसेस भी इसी साल में लिखे जाएंगे। तो दिस इज नोन एज मैचिंग, कि रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस की क्या हो गई, मैचिंग हो गई। यानी कि 1 साल के अंदर रेवेन्यू भी है और उसी का एक्सपेंस भी है। तो इसको मैचिंग बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसको मैचिंग बोलते हैं। तो आप नोट्स में भी देख सकते हो, मैंने लिखवाया होगा, आप उससे रेफर कर सकते हो। तो मैचिंग के नाम का थम्स अप भेजो। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। उसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्निशन और पीरियोडिसिटी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन और पीरियोडिसिटी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो छोटा भाई है किसका? एक्रूअल का। ठीक है, अब मैं समझाता हूं कैसे। आज है तारीख, मान लेते हैं आज है तारीख 15 सितंबर, आज है डेट 15 सितंबर, और हमने अपना सामान, अपने गुड्स बेचे। किसे बेचे? किसी को भी बेचे, 10,000 रुपए के, और उसने हमें पैसे दिए 2 महीने के बाद 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर को उसने हमें पैसे दिए, 10,000 रुपए हमें कैश मिला। तो ऐसा हो सकता है ना बच्चों, ये आदमी हमसे पंखा खरीदने आया और हमने इसको पंखे बेच दिए, 10,000 रुपए के पंखे इसको बेच दिए, और इसने हमें 2 महीने के बाद पैसे दिए 15 नवंबर को। तो हमने पंखे बेचे 15 सितंबर को और पैसे हमें मिले 15 नवंबर को।
अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपसे, अब ये बताओ कि हम अपनी बुक्स में मुंशी साहब बुक्स के अंदर बताओ, आप सेल्स जो रिकॉर्ड करोगे, सेल का मतलब रेवेन्यू होता है, दिस इज बेसिकली रेवेन्यू, जो आप सेल को रिकॉर्ड करोगे या रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। अब ये बता दो जरा कि क्या डेट डाल के रिकॉर्ड करोगे, किस डेट को आप सेल रिकॉर्ड करोगे। क्या आप 15 सितंबर को सेल रिकॉर्ड करोगे कि क्या आप 15 नवंबर को सेल रिकॉर्ड करोगे, एक बार आप बताओ। ओ माय गॉड, बच्चों ने तो भेज दिया, आंसर भी भेज रखे हैं, क्या बात है, मतलब सबने एक साथ और एक जैसा और सही आंसर। ओ माय गॉड, तो सभी बच्चों ने एक सुर में कहा कि सर 15 सितंबर को रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड बच्चों, है ना, आप ही ने कहा 15 सितंबर को रिकॉर्ड करेंगे, तो बस आपको इसका मतलब पहले से आता था, ये इसका मतलब आपको आता है प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि रेवेन्यू को रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है बच्चों रिकॉर्ड करना, रिकॉग्निशन, रिकॉर्ड करने को रिकॉग्निशन भी कहते हैं। तो रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, आपने खुद आंसर दिया, मतलब आपको ये आता है, आपको ये पता है बात, तो आपने खुद ही सही आंसर दिया। तो रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, 15 सितंबर को रिकॉर्ड करेंगे। तो दिस इज नोन एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करते हैं, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का थम्स अप भेजो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड को रियलाइज भी कह सकते हैं क्या सर, एक बच्चा पूछ रहा है। नहीं, रियलाइज इसे बोलते हैं, रियलाइज का मतलब होता है जब पैसा मिला उसे रियलाइज बोलते हैं, एक बच्चे ने पूछा। ठीक है, थम्स अप थम्स अप थम्स अप। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है ये छोटा भाई कैसे हुआ, तो छोटा भाई ये इसीलिए हुआ क्योंकि एक्रूअल भी यही बात बोलता है। एक्रूअल क्या बोलता है, एक्रूअल बोलता है कि ट्रांजैक्शन जिस दिन हो उस दिन रिकॉर्ड करो, चाहे पैसे आपको बाद में मिलें, चाहे आपको पैसे बाद में देने पड़े, या पहले मिलें या पहले देने पड़े, वो बेकार है। तो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करनी है, जब वो हुई। तो एक्रूअल भी यही बात बोलता है। तो ये है बड़ा भाई और ये उसी का छोटा भाई या दोस्त समझ लो। ओके सर, ठीक है। फिर आपने कहा पीरियोडिसिटी, ये तो सबसे सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल है। आपने आज बिजनेस शुरू करा 15 सितंबर 2020, करते रहे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 50 साल तक आप बिजनेस करते रहे। 2070 आ गया 15 सितंबर, तो मान लेते हैं उदाहरण है, ऐसा नहीं कि 50 साल ही होगा क्या सर, मान लेते हैं आपने 50 साल बिजनेस करा, पंखे बनाए, तो इस 50 साल को बोलते हैं लाइफ ऑफ बिजनेस। इस 50 साल को बोलते हैं आपके बिजनेस का जीवन, लाइफ ऑफ बिजनेस। अब ये बताओ कि आज बिजनेस शुरू करा और 50 साल बाद बिजनेस खत्म होगा, क्या जब बिजनेस खत्म होगा उस दिन देखोगे कि बिजनेस में कितना मुनाफा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है? क्या हम 50 साल बाद देखेंगे कि बिजनेस में क्या फायदा नुकसान हो रहा है? ऐसा होगा क्या? नहीं। तो इसीलिए बिजनेस की लाइफ को
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसीलिए बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और इस एक टुकड़े को पीरियड बोलते हैं। इस एक टुकड़े को पीरियड बोलते हैं। अब आप स्कूल जाते हो, ऑनलाइन तरीके से जाते हो, तो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो पूरे के पूरे स्कूल की अवधि है उसमें पीरियड होते हैं ना अलग अलग, कि पहला पीरियड ये, दूसरा पीरियड ये, तीसरा पीरियड ये, चौथा पीरियड ये। तो इसी तरह बिजनेस की लाइफ को छोटे 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 पीरियड में तोड़ दिया जाता है और एक पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है। तो हम 1 साल काम करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो एक पीरियड का प्रॉफिट या लॉस देख लेते हैं, फिर दोबारा से अगले पीरियड में काम करा, फिर देख लेते हैं, फिर अगले पीरियड में काम करा, फिर देख लेते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का थम्स अप। ओके ओके ओके, ये तो सबसे आसान होता है, ये पीरियोडिसिटी तो सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। ओके 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 ओके, चलो बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो ये भी सीख गए बच्चे, ये भी सीख गए बच्चे। उसके बाद बच्चों ने कहा बिजनेस एंटिटी और हिस्टोरिकल कॉस्ट। बिजनेस एंटिटी और हिस्टोरिकल कॉस्ट, और आखिरी का था फुल डिस्क्लोजर। तो ये तो बड़े सिंपल सिंपल हैं, अभी आप 2 मिनट में ही समझ जाओगे, ये तो वेरी वेरी सिंपल। बच्चों, ये है बिजनेस। इस बिजनेस का नाम है रिलायंस। ये है ओनर, मालिक मान लो। ये है बिजनेस, ये है ओनर मुकेश अंबानी साहब। अब ये बताओ, पहला सवाल आपसे मेरा ये है, एक और, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। ये है बिजनेस किंगफिशर कंपनी, ये है उसके मालिक विजय माल्या साहब। अब ये बताओ बच्चों जी, क्या रिलायंस और मुकेश अंबानी दोनों एक ही बात है? या ये बताओ, किंगफिशर और विजय माल्या क्या दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? पहले ये सोच के जवाब दो कि एक ही बात है कि अलग अलग। हाँ, वेरी गुड, सेपरेट, अलग अलग अलग। हाँ, तो इसीलिए सेपरेट मतलब अलग अलग है, ये अलग है और ओनर अलग है। मतलब हम कंपनी को ओनर नहीं कह सकते, ये अलग एंटिटी होती है, ये अलग एंटिटी होती है। रिलायंस अलग एंटिटी है, मुकेश अंबानी साहब अलग एंटिटी हैं। वेरी गुड। तो बस इस प्रिंसिपल का मतलब ही ये है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों सेपरेट हैं। तो इस प्रिंसिपल का नाम होता है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, या जिसको दूसरी भाषा में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कह देते हैं। तो इसमें हमें हमेशा अकाउंटिंग किसके नजरिए से करनी पड़ती है? हम मुंशी जो होते हैं, हम किसके नजरिए से अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस के नजरिए से। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस के नजरिए का होता है। तो बस इस प्रिंसिपल का मतलब है कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग होंगे।
तो बिजनेस एंटिटी का थम्स अप भेजो। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है जी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब आते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। बच्चों, हमने अपने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी, एक मशीन खरीदी। मशीन पता है कितने रुपए की खरीदी हमने? मशीन हमने खरीदी 10 लाख रुपए की। मशीन हमने खरीदी 10 लाख रुपए की। तो खरीदने के भाव को हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं एक प्रकार से, या कॉस्ट कह लो। खरीदने के भाव को कॉस्ट कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब अगले दिन मेरे दोस्त का फोन आया मेरे पास और उसने कहा मुझे फोन पर, मैंने कहा और दोस्त क्या हाल चाल है तुम्हारे? तो वो फोन पे कह रहा है, तुझे पता है आज मशीन की मार्केट वैल्यू, मतलब जो मशीन मैंने कल 10 लाख की खरीदी थी वो मुझे फोन पे बता रहा है आज उस मशीन की मार्केट वैल्यू 11 लाख रुपए है। मैं कह रहा हूं अच्छा। फिर उसका परसों फिर फोन आया, कह रहा है आज तुम्हारी मशीन की मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपए है। मैंने कहा अच्छा। अब उसका रोज फोन आता है मेरे पास, कहता है आज तुम्हारे मशीन की मार्केट वैल्यू इतने रुपए। अब वो तो रोज फोन करके मुझे मशीन की मार्केट वैल्यू बता रहा है, तो क्या मैं रोज यही काम करता रहूं कि मैं एक दिन 10 लाख लिखा है, अगले दिन काट के 11 लाख लिखूं, फिर अगले दिन काट के 9 लाख लिखूं, अगले दिन काट के 12 लाख लिखूं? तो अगर मैं रोज उसके फोन पर अपनी फिगर चेंज करता रहूं एक चीज की, और मेरे बिजनेस में तो 100 चीजें हैं, और रोज 100 लोग मुझे फोन करके बताएंगे मार्केट वैल्यू ये है, और मैं रोज अपने मार्केट वैल्यू लिखता रहूं, रोज चेंज करता रहूं, तो छत से कूदने में 2 मिनट की देरी नहीं लगेगी। समझ रहे हो? आदमी तो पागल हो जाएगा फिर यही करता रहे बैठ के कि किसी का फोन आया और चेंज करते रहो। तो नियम क्या बनाया? नियम ये बनाया है कि हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इग्नोर करो, अपने दोस्त को इग्नोर करो। हमें सिर्फ क्या वैल्यू लेनी है? हमें हमेशा मशीन की वैल्यू कॉस्ट ही लेनी है। हमारी बुक्स के अंदर मशीन की वैल्यू हमेशा 10 लाख ही रहेगी। तो कल को दोस्त फोन करके बोले कि मशीन 15 लाख की है बाजार में, तो उसको बोलना कोई बात नहीं, मैं इग्नोर कर रहा हूं तुझे, बस। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का थम्स अप भेजो। यस, वेरी गुड। तो अपने दोस्त को इग्नोर करना है, आपको अपने दोस्त को इग्नोर करना है, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है। एक बच्चा कह रहा है लॉस हुआ तो होने दो, हमें कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी हो, मार्केट वैल्यू 100 करोड़ भी हो जाए, इग्नोर करना है। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। अब आते हैं फुल डिस्क्लोजर पर। आखिरी बच गया फुल डिस्क्लोजर। फुल का मतलब क्या? पूरा। और डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज करना होता है कि भाई किसी को पूरी चीज दिखाओ, बताओ। डिस्क्लोजर मतलब समझ लो बताना। तो अकाउंटिंग में फुल डिस्क्लोजर का मतलब यह है कि बिजनेस को अपनी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब सारी जानकारी पूरी तरह से डिस्क्लोज करनी पड़ती है, मतलब बतानी पड़ती है। कई बार कंपनियां इंफॉर्मेशन छुपा लेती हैं, बताती नहीं है, तो उससे इन्वेस्टर को नुकसान हो सकता है या कस्टमर को नुकसान हो सकता है। आप देखते हो
मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, खाने पीने का आइटम खरीदते हो, तो उसके पीछे देखते हो हर चीज लिखी हुई होती है कि 100 ग्राम के अंदर इतनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, इतनी मात्रा में प्रोटीन है, इतनी मात्रा में ये है। क्यों बता रहे हैं वो आपको? क्योंकि नियम है, सारी जानकारी देनी है। तो ऐसी अकाउंट्स में भी हमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से डिस्क्लोज करना पड़ता है। फुल बताओ, फुल डिस्क्लोजर। तो वेरी सिंपल, फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर का थम्स अप भेजो। जब आपके मार्क्स आएंगे तो आप भी पूरी तरह से डिस्क्लोज करना कि सर 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। हां, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बच्चा कह रहा है सर कंसिस्टेंसी भी समझा दो। तो कंसिस्टेंसी भी समझ लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत आसान है। कंसिस्टेंसी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जो है कहां से निकला है? कंसिस्टेंट, इस वर्ड से निकल गया। अब मैं आया आपके घर और आपको मैंने एक दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा खींच के। फिर मैं अगले दिन फिर आया, फिर से आपके दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा खींच के। फिर मैं फिर आया अगले दिन, फिर से आपके दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा खींच के। फिर मैं फिर आया अगले दिन, फिर से आपके दाहिने गाल पर थप्पड़ मारा खींच के। फिर मैं फिर आया अगले दिन, फिर से आपके दाहिने गाल पे थप्पड़ मारा खींच के। बताओ इसमें आपने क्या बात नोटिस करी? कि मैं रोज आपके घर आ रहा हूं और रोज आपको दाहिने गाल पर ही थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके साथ एक ही प्रोसेस किया जा रहा है कंसिस्टेंटली। रोज आपको थप्पड़ पड़ रहा है राइट गाल पे, दाहिने गाल पे, है ना? तो इसका मतलब आपके साथ एक ऐसी प्रक्रिया की जा रही है जो रोज एक जैसी हो रही है ना? अच्छा, अब इसी नियम को अकाउंट्स में लगा दिया। अकाउंट्स में यह बोला कि जो भी रूल या जो भी नियम या जो भी प्रोसेस या जो भी प्रिंसिपल, कुछ भी कह लो, अगर हमने 1 साल फॉलो कर लिया, ये पूरा 1 वर्ष है, 1 साल है, अगर हमने कोई नियम 1 साल फॉलो कर लिया है तो उस सेम नियम को हम ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर सेम चीज को फॉलो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो यानी कि किसी भी अकाउंटिंग मेथड को या किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस को या किसी भी अकाउंटिंग नियम को समझ लो, कुछ भी समझ लो, हर साल एक तरह से फॉलो करते रहो। तो भेजो कंसिस्टेंसी का थम्स अप। ओके 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 ओके, वेरी गुड। चलो, तो अब मेरी बारी खत्म, अब मैं आपकी बारी शुरू करूंगा। अब आपकी बारी शुरू बच्चों। मैंने सब डिस्कस कर लिया आपके साथ, सब डिस्कस कर लिए। चलो, तो अब आपकी बारी है। अब तैयार हो जाओ फटाफट रेस के लिए, फटाफट। अब आपकी बारी है, बस अब आपकी बारी है। तो अपने रजिस्टर में नंबरिंग कर ली थी आपने। अब मैं एक फिल इन द ब्लैंक दिखाऊंगा, उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले फिल इन द ब्लैंक सारे रजिस्टर में नोट करना, फिर मुझे एक सिंगल कमेंट में भेजना, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको मैं 10 मिनट दूंगा,
फिर 10 मिनट के बाद अपना कमेंट भेजना, फिर चेक करेंगे, चर्चा करेंगे कि किसका सही किसका गलत, कौन होशियार कौन नालायक। चलो 1 2 3, पहले 1 2 3 सॉल्व करो, मैं फिर आगे के दिखाऊंगा 4 5 6 7 8 9। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं 1 2 3, पहले 3 तक करो फिर आगे दिखाऊंगा। थ्री तक हो जाए तो थम्स अप भेज देना, मैं आगे के दिखा दूंगा। नेक्स्ट कर दूं, आगे बढ़ जाऊं, कर दूं नेक्स्ट। ओके, तो आगे बढ़ जाओ सर। बोलो सबकी रजामंदी है, बढ़ जाऊं आगे, कर दूं नेक्स्ट। 1 2 3 हो गए। ओके ओके ओके, कर लो आराम से कर लो, टेक योर टाइम। ओके, कर दें नेक्स्ट। अब कर लिया सबने 1 2 3, डन, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो 1 2 3 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो जी। तो अब हैं आपके 4 5 6 7 8 9। 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 तक हो गए थे, 4 5 6 7 8 9। तो सारे करके जब सारे हो जाएंगे तो अपना सिंगल कमेंट में मुझे भेज सकते हो आप अपने आंसर। मैं इंतजार कर रहा हूं, सब बच्चों को 5 मिनट का समय दे रहा हूं। आराम से लिख के सिंगल कमेंट में 9 के 9 फिलअप्स भेज सकते हो मुझे।
ओके ओके डन, ठीक है। बाकी बच्चे भी कर लो, अभी मैं रुक रहा हूँ, 3 मिनट और दे रहा हूँ, बाकी बच्चे भी कर लें। हाँ बिल्कुल, आंसर सेंड कर दो। अब जिसका होता रहे बच्चों, अपने अपने अब आंसर भेज सकते हो। जिसका होता रहे आंसर भेजता रहे वो बच्चा, जिसका होता रहे वो बच्चा आंसर भेजता रहे। ओके, चेक करता हूं। आंसर बच्चों भेजते रहो, जिसका होता रहे आंसर भेजता रहे। बस 2 मिनट और बचे हैं, 2 मिनट और बचे हैं। ओके ओके, आंसर भेज दीजिए, आंसर भेज दीजिए। ओके ओके, तो बच्चे आंसर भेज रहे हैं। तो बच्चों ने आंसर भेजना शुरू कर दिया है। बच्चों ने आंसर भेजना शुरू कर दिया है। और बाकी बच्चे हार मान चुके हैं। तो कितने बच्चे हार मान चुके, एक बार थम्स अप भेजो जिन्होंने हार मान ली कि सर हमसे तो नहीं हो रहा, आप चिपवा दो। तो हार मानी किसी ने या नहीं मानी?
ओके चलिए जी, आइए आइए जी आइए, अब मेरे साथ साथ आ जाइए। तो पहले हम नीचे से डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। 9 से डिस्कस करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज रिमार्केबली इनकॉम्पिटेंट। बच्चों, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही नाकारा है। बट फर्म्स अकाउंटेंट कैन नॉट टेक दिस इनटू अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन मुंशी इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता किताब में। किस लिए नहीं कर सकता? बिकॉज, तो सही भेजा बच्चों ने, बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम इसे मनी की टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद 8th है, ए फर्म में होल्ड स्टॉक विच इज हेवीली in demand. Consequently, the market value of this stock may be increasing. कह रहा है हमारे पास कोई स्टॉक हो सकता है जिसकी डिमांड ज्यादा हो, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है। नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर इज टू इग्नोर दिस, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं बिकॉज ऑफ, हाँ वेरी गुड, कंजर्वेटिज्म, वेरी गुड, या प्रूडेंस। उसके बाद 7, द डैश कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट इफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन इज यूज्ड इन 1 ईयर, एक साल आपको राइट गाल पे थप्पड़ पड़ा, देन इट शुड ऑल्सो बी यूज्ड इन द नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल भी वही यूज करोगे। तो इसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। सही भेजा बच्चों ने। उसके बाद 6th, एवरीथिंग ए फर्म ओज इट ऑल्सो ओज आउट टू समबडी। जो फर्म किसी से लेती है उतना कुछ फर्म को किसी को बाहर वाले को देना भी है। दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय, वेरी गुड, सही भेजा बच्चों ने, डुअल एस्पेक्ट, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, लेना देना, 2 पहलू होते हैं, लेन देन। उसके बाद नंबर 5, द फैक्ट दैट द बिजनेस इज सेपरेटेड एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। क्यों हैं? ये अभी सीखा था, बाय बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सही भेजा बच्चों ने, क्या बात है। उसके बाद 4, इफ फर्म बिलीव्स दैट सम ऑफ इट्स डेटर्स में डिफॉल्ट। हमें लग रहा है कि कुछ डेटर्स हमें पैसे नहीं देंगे। डिफॉल्ट का मतलब है कि पैसे नहीं मिलेंगे। फ्यूचर में होने वाला नुकसान बच्चों, फ्यूचर में होने वाला हमें नुकसान लग रहा है, हमें फ्यूचर में नुकसान लग रहा है। इट शुड एक्ट ऑन दिस बाय मेकिंग श्योर दैट ऑल पॉसिबल लॉसेज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कह रहा है हमें सारे पॉसिबल लॉसेस बुक्स में रिकॉर्ड करने हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है किसका एग्जाम्पल है? कंजर्वेटिज्म। ये भी अभी पढ़ा था। तो ये एग्जाम्पल है कंजर्वेटिज्म, या इसको आप प्रूडेंस भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, ठीक है, सही भेजा था बच्चों ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 था, पर्सनल ट्रांजैक्शन इज डिस्टिंग्विश या आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन। मुकेश अंबानी साहब अलग और रिलायंस अलग, तो इसका कौन सा था? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो सही भेजा बच्चों ने, 3 भी सही भेज रखा है। उसके बाद 2nd, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट, मतलब खर्चा, एक्सपेंस, इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड विद रेवेन्यू। ये आज स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि रेवेन्यू के साथ साथ खर्चे भी सेम पीरियड के लिख दो। तो इसे क्या बोलते थे? इज कॉल्ड मैचिंग। बिल्कुल सही भेज रखा है बच्चों ने, तो कमाल हो गया। और फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डैश रिक्वायर दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड, सेम तरीका, शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अदर।
एक ही तरह से आपको थप्पड़ पड़ेंगे, तो इसको क्या बोलते थे? कंसिस्टेंसी। वेरी गुड। तो कमाल हो गया ये कि बच्चों ने सारे ही सही भेज रखे हैं, कमाल हो गया, वेरी वेरी गुड। तो जिस जिसके सही हैं सारे के सारे एक बार थम्स अप भेज दो। सारे सही, बढ़िया, परफेक्ट।